चलिए स्टूडेंट की डिमांड पे अब यह स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी। केमिस्ट्री फिजिक्स भी चलता रहेगा, कुछ बायोलॉजी में पढ़ा लें, उसके बाद सब लेकर के चलेंगे। देखिए, जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन जान लेना जरूरी है। ये बायोलॉजी की बात करें यदि, तो देखिए इस बायोलॉजी में दो वर्ड दिखाई देता है, बचपन से आप पढ़े होंगे कि इसमें एक बायो है और एक है लॉजी, और ये दो ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड माने ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है, बायो और लॉजी। इस बायो का मतलब हुआ लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। वैसे ये लॉजी लोगस से आया है। पूरे का क्या मतलब हुआ? लाइफ का स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ। तो हम विज्ञान के जिस ब्रांच में जीवों का अध्ययन करते हैं, लाइफ का अध्ययन करते हैं, वही आपका क्या है? बायोलॉजी। लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होगा कि हम बायोलॉजी में केवल जीव के बारे में ही पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड चीज भी हमें पढ़ना होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे जब पोषण न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना होगा, जबकि कार्बोहाइड्रेट जीव नहीं है। तो हम पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते बायोलॉजी को केमिस्ट्री से या किसी और से, इंटरलिंक होता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हालांकि मेरा मेन जो फोकस होता है वो जीवों पे ही फोकस होता है, इसीलिए इस ब्रांच का नाम पड़ा बायोलॉजी। सबसे पहले बात करें यदि, तो ये जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी में दो मेन ब्रांच है, एक आपका जूलॉजी और एक आपका बॉटनी। जू माने होता है जंतु। आप चिड़ियाघर गए होंगे घूमने, उसी को कहते हैं जू। तो जू माने जंतु, तो ये जंतु विज्ञान दैट मीन्स जिसमें हम लोग एनिमल का स्टडी करते हैं। बॉटनी का मतलब होता है पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र, और वनस्पति मतलब समझना है पेड़ पौधे, प्लांट्स। तो हम लोग प्लांट्स का जिसमें स्टडी करते हैं वो आपका बॉटनी है, और जंतु का करते हैं तो वो आपका एनिमल है। ध्यान रखना है कि हम मनुष्य भी एनिमल के कैटेगरी में आते हैं। जो अरस्तु हैं उन्होंने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हम भी जो हैं एनिमल कैटेगरी में भी आएंगे, आप भी एनिमल में ही आएंगे। तो हम लोग इस कैटेगरी में आते हैं, तो हमारा अध्ययन इसमें होगा। एग्जाम में क्वेश्चन जो अधिकतर बनता है वो इसी पार्ट से ही बनता है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। तो हम लोग दोनों लेकर के चलेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए पहले कि इस बायोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले ये पुस्तक है हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। कहीं एनिमेलम लिखा रहेगा, कहीं एनिमेलिया लिखा रहेगा, उतना स्पेलिंग से चलेगा। तो हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, इसको लिखने वाले थे अरस्तु, एरिस्टोटल। ये यूनान के थे। ये वही अरस्तु हैं जो सिकंदर के गुरु थे। ये वही अरस्तु हैं जिन्होंने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो वही है भाई। तो इन्होंने पुस्तक लिखा हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलम। ये बायोलॉजी पर लिखा हुआ पहला पुस्तक है, इसीलिए अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। क्योंकि एनिमेलिया एनिमल, तो एनिमल वाला ब्रांच तो जूलॉजी ना, तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों ही किन्हें कहेगा? अरस्तु को। अब एक और थे थियोफ्रेस्टस। इन्होंने पुस्तक लिखा हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम या प्लांटी, और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। यहां पे हम थियोफ्रेस्टस बोले, आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा हिपोक्रेटस से। हिपोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। मेडिसिन माने चिकित्सा। चिकित्सा तो सब लोग समझते ही ना, बीमार होते हैं तो आप चिकित्सा का सहारा लेते हैं अपने आप को क्योर करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए। तो क्या नाम याद रखना है? अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी, और ये आपका हिपोक्रेटस फादर ऑफ मेडिसिन। और जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं ना, उन लोग को जो है हिपोक्रेटस का शपथ दिलाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ चुका है कि मेडिकल के विद्यार्थी किस महान
वैज्ञानिक का शपथ लेते हैं तो हिपोक्रेटस का लेते हैं। चलिए अब आप लोग बताइए कि ये चीज तो ठीक है, हम लोग बायोलॉजी में जीवों के बारे में पढ़ते हैं, तो हम जीव कहेंगे किसे? जीव किसे कहें? क्या लक्षण होने चाहिए जीवों में? किस आधार पर कह सकते हैं कि कोई भी चीज जीव है? तो बचपन में आप सुने होंगे कि जीवों के होते हैं लक्षण। ध्यान रखिए, यदि आप बचपन में नहीं भी पढ़े तो कोई परेशानी नहीं है, मुंह में बैठा हुआ है तो आ जाता है बार बार। आप बताइए, खुद सोचिए कि किसे हम जीव कहें। तो बोलिएगा सर कई लक्षण हैं भाई, कई तरह के लक्षण। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि जो करते हैं श्वसन, जिसमें होता है रिस्पायरेशन, हम कह सकते हैं कि वो जीव है। जिसमें होती है वृद्धि, ग्रोथ, तो उसको हम कह सकते हैं जीव। जो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह, जैसे हम एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। प्लांट नहीं मूव कर सकता लेकिन एनिमल मूव कर सकते हैं, तो स्थान परिवर्तित कर सकता है, कहा जा सकता है। और भी कई गुण हो सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए प्रजनन, रिप्रोडक्शन, भोजन लेते हैं। अब इन सभी लक्षणों में से कौन सा अनिवार्य लक्षण है या कहें सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है जो जीवों को निर्जीव से अलग करता है? तो कोई लोग श्वसन बोलेंगे, कोई लोग वृद्धि बोलेंगे, कोई कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे। तो ध्यान रखिए, जीवों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। यहां से 2-3 बार क्वेश्चन आया है और लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है कि जीवों का महत्वपूर्ण लक्षण कौन है। यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा है, एसएससी में भी पूछा हुआ है। अब क्यों हम कहे प्रजनन? सबसे पहले प्रजनन मतलब, प्रजनन का सिंपल मतलब हुआ कि अपने ही जैसे और जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता, यही क्या कहलाता है? प्रजनन। आपको पता होना चाहिए कि जीवों की उत्तरजीविता दैट मीन्स अपनी वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है, प्रजनन। निर्जीव यही नहीं कर सकते, प्रजनन नहीं कर सकते। बाकी हो सकते हैं कुछ निर्जीव में वृद्धि दिख सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आप दीवार की बात करिएगा तो दीवार इतना उतना तो हो ही जाता है। एक जगह से दूसरे जगह जाने की बात करिएगा तो बस भी तो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। तो ये सभी गुण हो सकते हैं दूसरे में भी मिल जाए, लेकिन प्रजनन आपको किसी निर्जीव में नहीं मिलेगा। आप बोलिएगा सर श्वसन भी निर्जीवों में नहीं मिलेगा, वो ठीक है, लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसी को लेकर के चलना है। एग्जाम में यही आंसर माना गया है। हो सकता है कुछ बुक में आपको आंसर ये मिले, लेकिन नहीं होगा, ये होगा प्रजनन। चलिए अब देखिए होता क्या है कि ये सभी गुण होंगे, ये सभी लक्षण होंगे, ठीक है। अब बताइए कि जो जीव हैं वो बना कैसे होगा? तो जितने भी जीव हैं उनके शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है जिससे मिलकर बना होता है उसका पूरा शरीर, जीवों की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं कोशिका, सेल। पूरा चैप्टर है सेल, वहां पे हम पूरा डिस्कस करेंगे, यहाँ पूरा डिस्कस करेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं यहाँ पूरा डिस्कस करने का, यहाँ जितना जरूरत उतना समझिए। तो जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल, कोशिका। जिस तरह से भवन ईंटों से मिलकर बना है, ठीक उसी तरह से हमारा शरीर भी जो है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना है। अब कोशिकाएं जो होती है वो आकार में बहुत ही छोटी होती है, सारी कोशिकाएं नहीं, कुछ कोशिकाएं बड़ी भी होती है। जैसे उदाहरण के लिए अंडा, एक 8 क्लास के एनसीईआरटी के अनुसार अंडा एक सेल है। हालांकि कई बुक में अंडा को सेल नहीं माना गया है। ऐसे आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको भी पता चलेगा कि नहीं, क्वेश्चन के अनुसार हम अंडा को सेल मानकर चल सकते हैं, कोशिका मानकर चल सकते हैं। तो जो भी हो, आकार छोटा भी हो सकता है, आकार बड़ा भी हो सकता है। अब होता क्या है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें सारी क्रियाएं, चाहे वो प्रजनन हो, रिप्रोडक्शन, चाहे वो श्वसन हो, रिस्पायरेशन, सारी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। रीजन उसमें एक ही कोशिकाएं होती हैं। तो जिसमें एक ही कोशिका होती है उसको कहा जाता है एक कोशिकीय
यूनिसेल्यूलर, ये सारा हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि यूज होगा आगे, तो ध्यान दीजिए। यहां से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी पकड़ेगा। तो जिसमें एक ही कोशिका होती है उसको कहते हैं एक कोशिकीय यूनिसेल्यूलर। यूनि का मतलब ही होता है सिंगल। इसमें सभी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा होती है, जैसे उदाहरण के लिए अमीबा। लेकिन वही चीज हम मनुष्य की बात करेंगे तो करोड़ों करोड़ अरबों अरबों कोशिकाएं हैं, और हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती है उसे करने के लिए एक नहीं कई कोशिकाएं हैं। तो मनुष्य में कई कोशिकाएं हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे और भी बहुत जीव हैं जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो उसे कहेंगे मल्टी सेलुलर। मल्टी माने क्या? मल्टी माने मैनी, बहुत। तो जिसका शरीर एक सेल से बना हो यूनिसेलुलर, और कई सेल से बना हो तो मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल अमीबा, और इसका एग्जाम्पल तो बोलना ही नहीं, भरा पड़ा हुआ है। चलिए, अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन बताइए कि यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में, तो हम पढ़ रहे हैं कि जीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका, और वही चीज जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं कि सबसे छोटा जो है वो होता है एटम। तो भाई ये डिफरेंस क्यों है? केमिस्ट्री में पढ़े सबसे छोटा एटम, यहाँ पढ़ रहे हैं सबसे छोटा कोशिका, अंतर क्या है? तो यहाँ पे हम इसको समझाते हैं। देखिए, आप समझ पाइएगा इसको कि कैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी अलग है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस दुनिया का जो सबसे छोटा कण है वो एटम ही है। सभी पदार्थ एटम से ही मिलकर के बने होते हैं, परमाणु से ही मिलकर के बने होते हैं। और हम बताए थे आपको कि एटम आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है, मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। अब मॉलिक्यूल में से, अणु में से कुछ अणु होते हैं जिसे कहते हैं जैविक अणु, बायोमोलिक्यूल्स, पढ़ेंगे आगे जब आएगा। अब यही जैविक अणु मिल करके कोशिका का निर्माण करते हैं, सेल का निर्माण करते हैं। यहां से ऊपर ये चीज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का पार्ट है, और यहां से नीचे आपका बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब बोलिएगा सर इसको कहां पढ़े? तो इसको दोनों ही जगह पढ़ लिया जाता है, बायोलॉजी में भी पढ़ लेते हैं, वहां भी पढ़ लेते हैं, दोनों ही जगह पढ़ लेते हैं। लेकिन सेल की बात करें तो बायोलॉजी में पढ़ेंगे, और सेल से आगे वाला चीज भी जो है हम लोग बायोलॉजी में ही पढ़ेंगे। आपके समझने के लिए हम बता दे रहे हैं कि सेल आपस में मिल करके बना लेते हैं उत्तक, और उत्तक को बोलते हैं टिश्यू। और कुछ कुछ यहाँ ध्यान रखना है आपको कि जहां भी कोशिका आया, सेल आया, तो उसके लिए एक वर्ड हम यूज में लेते हैं, साइटो। कोशिका के लिए साइटो, ध्यान रखिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपको, अदरवाइज आप परेशान हो जाइएगा, याद ही नहीं होगा। तो ये सब चीज ध्यान रखना है जो हम बता रहे हैं, बहुत हेल्प करेगा आपको। उसके बाद उत्तक, तो इसके लिए वर्ड जो यूज लेते हैं हम वो है हिस्टो। अब कोई आपसे पूछ दे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो आप बोल दीजिएगा साइटोलॉजी। बोलेगा उत्तक का अध्ययन क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे हिंदी, तो भाई यहाँ हिंदी नहीं, बहुत सारा चीज आपको इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। साइटोलॉजी हिंदी इंग्लिश में लिखा रहेगा, और हिस्टोलॉजी भी हिंदी इंग्लिश हिस्टोलॉजी लिखा रहेगा। चलिए, तो कोशिका और उसके बाद उत्तक। अब उत्तक आपस में मिल करके बनाते हैं अंग, जिसको कहते हैं ऑर्गेन। अंग आपस में मिलते हैं तो बनता है अंगतंत्र। शायद दिखाई ना दे, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, एक मिनट वेट करिए, तुरंत लिखते हैं। कोशिका आपस में मिल करके उत्तक आपस में मिल करके अंग आपस में मिल करके अंगतंत्र, और अंगतंत्र मिल करके पूरा हमारा शरीर। आपका सेल हुआ, ये टिश्यू हुआ, ऑर्गेन सिस्टम, और पूरा बॉडी। हम आपके कॉन्सेप्ट के लिए एक एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हम कहें आरबीसी, हम कहें डब्ल्यूबीसी, हम कहें प्लेटलेट्स, तो वो कोशिका का उदाहरण है।
वही चीज हम बात करें यदि पूरा ब्लड, तो वो टिश्यू का एग्जाम्पल है। क्या बताए थे, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करती है, तो ब्लड जो है वो उत्तक का एग्जाम्पल है। और आप जानते ही होंगे कि ब्लड जो है वो लिक्विड है, तरल अवस्था में है। अब सब टिश्यू जो है वो लिक्विड नहीं है, लेकिन ब्लड है। ऑर्गन की बात करेंगे तो बहुत सारा ऑर्गन हो सकता है, जैसे माउथ हमारा एक ऑर्गन है, मुंह जो है हमारा ऑर्गन है, पेट हमारा ऑर्गन है, स्टोमक। अंग तंत्र की बात करेंगे तो जैसे पाचन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे शरीर में पाचन का काम जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और सिस्टम का मतलब ही होता है वही कि बहुत सारा चीज होगा उसमें। आप कंप्यूटर को भी देखिए, बहुत बार हम लोग सिस्टम कह देते हैं कि उसमें बहुत सारा चीज होता है, यहाँ भी वही है। अंग तंत्र है तो बहुत सारे अंग तो होंगे। अब जिस तरह से पाचन तंत्र है उसी तरह से दूसरे कार्यों को करने के लिए भी एक तंत्र होता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्शन करने के लिए आपका प्रजनन तंत्र, और बहुत सारे तंत्र मिलकर के हमारा शरीर। तो इसको आप समझ पाए होंगे। अब एक चीज और यहाँ पे क्या ध्यान रख लीजिएगा कि हम लोग ये बोल देते हैं कि बायोलॉजी में एक पार्ट जूलॉजी और एक पार्ट बॉटनी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि यही केवल 2 पार्ट है। इसमें भी और भी कई छोटे छोटे ब्रांच हैं। वो सारा जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आएगा, और वो सब एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, और ये केवल बस हम बताने के लिए आए थे कि बायोलॉजी अब स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ाएंगे तो अगले दिन से। लेकिन ध्यान रखिएगा क्या कि जितना भी सब्जेक्ट्स है उसमें से मेरा एक्सपीरियंस के अनुसार स्टूडेंट को सबसे ज्यादा टफ जो है वो बायोलॉजी ही लगता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बायोलॉजी टफ नहीं है। बहुत टीचर तो बोलेंगे कि बहुत आसान है, ऐसा नहीं है भाई। जो टफ है वो टफ रहेगा, लेकिन हम बहुत सारी चीजों को आसान बना सकते हैं। वो कैसे, कई तरीके हैं, पढ़ाएंगे तो हम आपको बताते जाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि महसूस करना जरूरी है, क्योंकि हम बायोलॉजी में जितना भी सारा चीज पढ़ते हैं उसमें बहुत सारा चीज हमारे बॉडी से ही जुड़ा हुआ है। तो जब आपके बॉडी से ही जुड़ा हुआ है तो उसको इमेजिन करना, फील करना तो ज्यादा आसान है। तो आप इमेजिन करिए, सोचिए, साथ ही जो वर्ड बताते हैं उस वर्ड को ध्यान में रखिए, और उसके बाद जो है आपका प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में जो पूछा गया है उन सभी क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है। बायोलॉजी हो या कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, इस सब्जेक्ट में होता इतना है कि केवल आप बायोलॉजी को पढ़ने लगे तो हो सकता है हमको कि 10 साल में भी आप बायोलॉजी पढ़ के ना खत्म कर पाए, या पूरा जीवन भर ना खत्म हो पाए। आप खुद सोचिए तो 1 से लेकर के 10 तक बायोलॉजी पढ़े, और आगे यदि पढ़े होंगे तो आगे भी पढ़े होंगे, लेकिन खत्म कहाँ हुआ। लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ने के लिए बहुत सारा है, लेकिन एग्जाम में कुछ ही चीज ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है, और कुछ थोड़ा सा कम पूछता है। कुछ ऐसा है जो पूछता ही नहीं है। तो हम लोग क्या कवर करेंगे, तो जो हमेशा पूछता है, बार बार पूछता है, वो तो कवर करेंगे। जो कभी कभार पूछता है उसको भी कवर करेंगे, और जो अभी तक नहीं पूछा है लेकिन पूछने का चांस है तो उसको कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन टू द पॉइंट और रिलेवेंट होना बहुत जरूरी है। तो एकदम आपको रिलेवेंट चीज मिलेगा, और इसमें भी एक एक चीज पूरा बारीकी से समझाएंगे। आप लोग देखिए कितना मजा आएगा। बस आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए अधिक से अधिक, बताइए अपने दोस्तों को कि यहाँ पे भाई वीडियो मिल रहा है, नोट्स मिल रहा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल रहा है, मतलब कंप्लीट एक तरह से आपका तैयारी होगा यहाँ पे। तो आप लोग अगले वीडियो का इंतजार करिए, बहुत जल्द ही कल अगला वीडियो आ जाएगा।